हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ आरबीएल बैंक लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। देखिएगा, सबसे खास बात क्या है, बैंक्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे सरकारी बैंक हैं चाहे प्राइवेट बैंक्स हैं, यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर एक चीज़ जो हमें देखने के लिए मिली है कि सारे ही बैंक, चाहे छोटा है बड़ा है, खराब थे, खराब असेट्स क्वालिटी थी, सब जगह आपको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। कोविड के बाद जो डिप्रेस्ड हो गया था पूरी बिजनेस इंडस्ट्री, वो अब बिजनेस इंडस्ट्री दोबारा से खड़ा हो रही है। और इवन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो साइकिल स्टार्ट हुई है, उसके अंदर भी सभी लोगों को पैसे की ज़रूरत है। और वो सभी कंपनीज के, यानी कि सभी बैंकों के जो भी हम फाइनेंशियल देख रहे हैं, उनकी लोन ग्रोथ के अंदर वो सभी जगह हमें नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर दो बेनिफिट्स जो हैं बैंकों को मिल रहे हैं। एक तो लोन ग्रोथ मिल रही है, और दूसरा जो लोन्स फ्लोटिंग रेट पे बेस्ड थे, यानी कि उनको फिक्स रेट नहीं था, यानी कि फ्लोटिंग रेट पे थे, तो उन फ्लोटिंग रेट्स के जो इंटरेस्ट हैं वो बैंकों को बढ़ के मिले हैं। तो इसलिए जो आपको रेवेन्यूज़ हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं सभी बैंकों के। मैं किसी इस पर्टिकुलर बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं सभी बैंकों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर इस पूरे क्वार्टर के अंदर हमें जो बैंकों के रिजल्ट देखने के लिए मिले हैं, वो वास्तव में, चाहे वो किसी भी बैंक की बात कर रहा हूँ मैं, वो ज़्यादातर हमें नंबर गेम समझ में आ रहे हैं। नंबर गेम कहाँ पर, मतलब आप समझेंगे कि एक आपको रेवेन्यू की ग्रोथ मिल रही है कहाँ से, कि आपके जो ओल्ड लोन थे उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। दूसरा, लोन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी है, लेकिन क्या है कि लोन पे ज़्यादा इम्पैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का आ रहा है, और लोन काफ़ी लोगों को चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है, मैं सीधी सी बात बोलूँगा कि लोगों को आज की डेट में आधार कार्ड नहीं चाहिए, उधार कार्ड चाहिए। यानी कि उधारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जहाँ पर भी देखेंगे बिजनेस में अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये उधारी की ज़रूरत जिन लोगों को है, जो लोग उधार ले रहे हैं या जो बैंक आज की डेट में उधार दे रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे जगह पर पैसा जा रहा है जहाँ पर कि बिजनेसेस खुद बहुत क्राइसिस में है। तो ये जो इम्पैक्ट है इनका, जिनको आज आप पैसा दे रहे हो, इनका इम्पैक्ट आपको 1-1.5-2 साल बाद पता चलेगा कि क्या ये बैंक पूरा पैसा रिकवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी देखिएगा, इनिशियल स्टेज में तो आप रिकॉग्नाइज कर ही रहे हैं। और कोविड के आसपास सभी बैंकों ने बहुत अच्छे प्रोविजंस बना लिए थे। तो ये मोस्टली बैंकों के अंदर, आप किसी भी बैंकों को देख लीजिए तो आप मतलब ये सोच के बैठे हैं कि जी आज की डेट में सभी बैंकों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो मुझे पर्सनली एक ही बात लगती है, चाहे वो सरकारी बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे छोटे बैंक है, चाहे बड़े बैंक है, मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर है, और इवन हो सकता है अगला भी, बट ये जो क्वार्टर है ये बेस्ट क्वार्टर है हाल फिलहाल के दिनों में। अगर पिछले 2-3 साल के भी अगर हम डेटा देखें तो ये बेस्ट है वो सभी बैंकों के लिए। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं वो प्रॉफिट बुक करेंगे, सरकारी बैंकों में भी, छोटे बैंकों में भी, प्राइवेट बैंकों में भी, और वो इंतज़ार करेंगे अगले क्वार्टरली रिजल्ट का। और ये जो बैंक्स हैं, जो अभी मैं बैंक जिसकी बात करूँ, ये रिटेल बैंक है। मतलब रिटेल बैंक मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, 2 रीज़न से बोल रहा हूँ। इसकी जो लोन बुक है वो रिटेल है, डिपॉजिटर है वो रिटेल है, और सबसे खास बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं ना, जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी रिटेलर सबसे ज़्यादा है, और रिटेलरों का पसंदीदा बैंक है। तो मुझे इस पर स्पेशल रिक्वेस्ट मिल रही थी कि सर इस बैंक का आप एनालिसिस करिए। मैं नॉर्मली आरबीएल का एनालिसिस नहीं करता हूँ, आपको पता है नहीं, लेकिन कुछ हमारे मित्र हैं तो उन्होंने कहा कि सर एक बार इसको भी देख लीजिए आप। तो आपकी जो भी इस पर आउटलुक हो वो एक बार हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं आपके साथ आरबीएल बैंक का एनालिसिस अब कर रहा हूँ। तो मैंने एक बैंकों के बारे में आपको एक लुक दिया है कि क्या है। अब अगर इंटरेस्ट अर्न की बात करें तो 5% का इंटरेस्ट बढ़ गया। अब ये जो 5% का इंटरेस्ट बढ़ गया ना, अब ये देखिएगा मोस्टली सभी बैंकों में इसमें से कुछ हिस्सा लोन ग्रोथ का है, बाकी हिस्सा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से है वो है। मान लीजिएगा इस क्वार्टर में हमारे 25 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिएगा 10% था, और 10% के ऊपर 0.25 बढ़ गया,
तो अगर 10 रुपए का 0.25 बढ़ गया तो आप समझिएगा कि जो परसेंटेज टर्म्स के अंदर है वो 2.5% है। तो 2.5% तो आपका इंटरेस्ट वैसे ही बढ़ के आ रहा है क्योंकि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बाकी आपकी ग्रोथ है। तो 5% है, बहुत बढ़िया है। कल मैं IDFC फर्स्ट की भी देख रहा था तो 8.44 थी वहाँ पे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये सभी बैंकों का है। बट इस बैंक में मुझे एक सबसे खास बात लगी है, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ आप जब डेटा आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो बिजनेसेस है, इंटरेस्ट जो लोन्स एंड एडवांसेस बढ़िया मिले हैं। 10% की ग्रोथ आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी कि जो ट्रेजरी पोर्टफोलियो उसमें भी आया है। आपका जो बैलेंस RBI से वो घटा है, वो मोस्टली बैंकों ने RBI के पास पैसा रखा नहीं है। अदर्स इनकम में भी सबकी बढ़ी है, तो यहाँ पर भी इनका तो करीबन 30-35% बढ़ा है। अदर इनकम की फिगर भी 10% इन्होंने ब्रेस की है। तो कुल मिलाकर 2987 से बढ़कर 3170 हो गया। मैं इस परफॉर्मेंस को कहता हूँ 6% बढ़ गया। तो 6% की जो पूरी ग्रोथ हुई है इसमें तो 2.5% तो इंटरेस्ट की वजह से ही है, और बाकी आपका इतना तो बिजनेस आप देखिएगा एक क्वार्टर में बढ़ा हो गई। लेकिन इस बैंक में एक चीज़ हमें जो देखने के लिए मिली वो ये है कि बैंक इस क्वार्टर में एग्रेसिव नहीं था, कंजर्वेटिव था। यानी कि बैंक अपनी जो पुरानी लोन बुक हैं, पुरानी असेट्स हैं, असेट्स क्वालिटी है, उनको संभालने में लगा है। ओल्ड क्लाइंट्स से ही काम लाने की सोच रहा है, कोई एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा है कि भाई कुछ ऐसा करा जाए कि भाई जो है बैंक को बहुत तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश की जाए। बैंक उस पर फोकस नहीं कर रहा, बैंक उस पर फोकस कर रहा है कि जो हमने धंधा बढ़ा रखा है उसको कंसोलिडेट करते हैं, उसको संभालते हैं, वहाँ पर असेट्स क्वालिटी के रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, और इन्हीं जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उससे ग्रोथ करने की सोचते हैं, और इसी में इनोवेशंस लाते हैं। तो ये मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि जो पीछे इनको जो क्राइसिस हुआ वो ओवर ऑप्टिमिज्म के अंदर जो इन्होंने पैर पसार लिए थे उसका खामियाजा इनको असेट्स क्वालिटी में देखने के लिए मिला। और कोविड समय में आप देखिए इसकी क्या पिटाई, 600-650 रुपये का शेयर जो है 100 रुपये के भी नीचे धूल चाटता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लग रही है कि बैंक इस बात को समझ रहा है कि भाई अपनी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसको बैलेंस रखना है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके रिजल्ट में। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करें तो 1220 करोड़ के जो इंटरेस्ट थे वो बढ़कर 1285 के हो गए, 1285, 1220 से 1285, तकरीबन 5% ओके। 5% इंटरेस्ट बढ़ा, 5% ही आपके इंटरेस्ट पे वाला बढ़ गया, तो कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। 7.5% का आपको ऑपरेटिंग खर्चा हो गया, तो आप जो है ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पे। लेकिन आपके जो खर्चे बढ़े हैं उन खर्चे अब टोटलिटी में कितने बढ़े, 7% बढ़े। लेकिन आपकी जो अदर इनकम की फिगर है वो 10% बढ़ गई, जिसकी वजह से आपको फिर भी जो है 5% का बेनिफिट मिल गया। तो आपके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो 567 से 593 हैं। तो मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं मान रहा, और मैंने कल कोटक बैंक में भी यही बात की थी कि कोई ऐसा इंप्रेसिव नहीं है ये तो छोटे बैंक भी कर रहे हैं। तो ये देखिएगा इसने भी 5% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फ्रंट पे। तो ये हमें लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है। बट सबसे खास बात ये है कि सेफ्टी है, ग्रो कर रहे हो, कम कर रहे हो, पर कर रहे हो। उसके बाद अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा यार ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल से घट गया। हालांकि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस नहीं देखते, लेकिन पिछले साल वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं आया आपके पास, 657 से 593 है। तो पिछले साल से कंपेयर करोगे आपको दिमाग चकर आ जाएगा यार पिछले साल वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं आया। लेकिन यार देखो यार पिछले साल इतना एग्रेसिव काम किया इन्होंने कि इनका जो प्रोविजन था ना वो 400 करोड़ का था, लेकिन इस बार इन्होंने डिफेंसिव किया। तो ये जो प्रोविजन है ना ये इन्होंने सिग्निफिकेंटली पिछले साल से रिड्यूस कर दिया, यानी कि तकरीबन 164 करोड़ रुपीज़ यहाँ बचा लिए। तो 164 करोड़ का प्रॉफिट नहीं घटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन 164 करोड़ क्या किया, प्रोविजंस घटा लिया। यानी कि आप डिफेंसिव हो गए। ऐसे लोगों को लोन थोड़ा कम बांटा जहाँ डूबने की चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पर थोड़ी सख्ती कर दी कि भाई इनको और पैसा नहीं देना आपने। जहाँ पर असेट्स की रिकवरी नहीं हो रही है वहाँ पर आप बैकफुट पर आ गए। उन लोगों को या उन पार्टीज़ को या उन कंपनीज़ को लोन नहीं दे रहे जहाँ पर माइनर डिफ़ॉल्ट भी थे। तो ये जो है एक मेजर इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आपको प्रोविजन घटे। अब प्रोविजन घटा, प्रॉफिट अपने आप बढ़ गया। तो 160 करोड़ का प्रॉफिट जो 166 करोड़ से आया, 166 करोड़ के जो प्रॉफिट का इम्पैक्ट है वो किससे आ रहा है, वो खाली प्रोविजन घटने से आ रहा है। तो ये देखिएगा यहाँ हुआ चमत्कार।
तो 164 देखिएगा, लगभग जो प्रॉफिट है अभी 359 करोड़ का बिफोर टैक्स, उसमें से अगर 160 करोड़ हटा लेते हैं मोटा मोटी, क्योंकि 166 आप कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, तो 160 हटा लें तो सीधा ये प्रॉफिट आता है 200 करोड़ रुपये। 359 में से अगर 160 निकाल दें तो वो आता है 199, में अप्रोक्सीमेटली 200 लगा रहा हूँ, तो 200 करोड़ लगता है, जो पिछले से क्वार्टर में, यानी कि 31/12 वाले जो क्वार्टर है, यानी कि Q1Q पे 274 था, उससे भी घट के आया है। पिछले साल था 256, उससे भी घट के आएगा। तो असली जो गेम हुआ है वो असेट्स क्वालिटी के फ्रंट पे हुआ, और वो सरकारी बैंकों में भी हुआ है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर आपको कुछ ज़्यादा विशेष नहीं लगेगा, लेकिन असेट्स क्वालिटी पे आपको लगेगा। तो जो मॉडरेट जो है ग्रोथ है वही है। तो हालांकि इस बैंक में नहीं, मोस्टली सभी बैंकों में ऐसे, लेकिन जो प्रोविजंस घटने से इनका जो प्रॉफिट बढ़ा, वो प्रॉफिट घटने की वजह से बढ़ा है। और फिर देखिएगा नेट प्रॉफिट में जंप नजर आएगा 30% का। तो आप किसी को रिजल्ट दिखाओगे यार EPS 30% बढ़ गई, मान लीजिएगा कोई भी एक शेयर होल्डर है, उसको लगेगा कि यार ये तो EPS 30% बढ़ गई, उसके दिमाग में एकदम क्लिक करेगा यार बैंक की क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। लेकिन जब आप ऑपरेशनल फ्रंट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा यार आप तो 5% ही बढ़े हो, और 5% में से 2.5% तो यार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से ही आना था। तो आपने पूरे साल भर, पूरे 3 महीने में धंधा कितना किया, 2.5% का। तो यहाँ पर आप ये समझिएगा कि जितने भी बैंक हैं, मैं केवल इसकी बात नहीं कर रहा, मैं मोस्टली, क्योंकि मैं करीबन 5-6 बैंकों के रिजल्ट एनालिसिस कर चुका हूँ, बट एक ही चीज़ को मैंने, तो ये जो असेट्स क्वालिटी घटने से ही ज़्यादा बैंकों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। कुछ जगह खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़े, जैसे HDFC बैंक में क्या हुआ कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर हुआ है, इसी तरीके से IDFC फर्स्ट में भी, और कोटक महिंद्रा बैंक में तो देखिएगा चमत्कारी हो गया, खर्चे कम हो गए। अब उन्होंने किस तरीके से किया वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक्सिस बैंक में जो हुआ है वो वास्तव में परफॉर्मेंस तो म्यूटेड थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन उन्होंने सिटी का बिजनेस लिया तो उसकी गुडविल और जो बाकी खर्चे वो राइट ऑफ हुए, उससे वो लॉस में चले गए। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट 30% का जंप मिल रहा है। तो 30% का जंप जो है, इस बैंक पे सबसे ज़्यादा चिंता ही लोगों को ये होती थी कि भाई असेट्स क्वालिटी। तो अगर उस एंगल से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि भाई असेट्स क्वालिटी इनकी तो ठीक ही है, प्रोविजंस घट गए हैं, अब जो है थोड़ी सही हालत हुई है। और यहाँ पर जो है ये जो 234 करोड़ था, मुझे याद है कल कोटक महिंद्रा बैंक में 147 करोड़ का ये प्रोविजन था, मतलब उसकी जो लोन बुक है वो बहुत बड़ी है। तो असेट्स क्वालिटी पे, और वहाँ पे हमें ये भी लग रहा है कि वहाँ पे मतलब वो पता नहीं कितने चुनिंदा लोगों को लोन देते हैं, या वो अंडर रेटिंग है उसकी, या वो मैं अंडर रेटिंग कह रहा हूँ, सॉरी, वो उन्होंने अंडर प्रोविजन किया है, ये तो मैं कहूँगा नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर समझिए कि भाई इतनी बड़ी लोन बुक, इनसे 5-6 गुना बड़ी लोन बुक है उनकी, और यहाँ पर इनकी लोन बुक में अभी भी 234 करोड़ का प्रोविजंस है, तो मतलब अभी भी है कुछ। लेकिन ये शेयर प्राइस को देखोगे तो उसके हिसाब से तो यार ये ठीक है, पर इन्होंने बहुत डिफेंसिव कर लिया अपने आप को। ये तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई असेट्स क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और 30% का प्रॉफिट जंप। अगर आप किसी को सीधा EPS दिखाओगे ना, वो दिल खुश हो जाएगा भाई साहब, 30% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो अभी ये लगता है हमें कि जो शेयर प्राइस 160-170 रुपये के आसपास चल रहा है, उसके हिसाब से रिजल्ट ठीक है। बाजार देखिएगा, खाली EPS को देखेगा तो हो सकता है शेयर को कल 10-20% चढ़ा दे, और अगर सारी चीज़ों को देखेगा तो बाजार शायद लगता है कि वो शेयर्स के साथ ज़्यादा कुछ छेड़खानी होनी नहीं चाहिए। ग्रोस NPA भी 3.61 से घटकर 3.37 हुई है, नेट NPA भी 1.18 से 1.1 हुई है। तो बैंक थोड़ा सा डिफेंसिव है, ये बात मानते हैं। और जो प्रॉफिट में जो राइज हुआ है, जिसमें 5% का राइज आपको ऑपरेशनल फ्रंट पे है, 25% का जो है वो प्रोविजंस घटने की वजह से। और बैंक की पूरी नेट एसेट्स बुक वैल्यू लगभग 8% बढ़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8% की ग्रोथ इसकी साल दर साल हुई है। तो बैलेंस शीट में अगर आप इसकी कीमत जोड़ेंगे तो लोन बुक जैसे डिपॉजिट्स है, अगर डिपॉजिट में भी देखेंगे तो तकरीबन 6-7% के आसपास का डिपॉजिट ग्रोथ है। लोन ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, ये 13-14% की है। तो मैं वही कह रहा हूँ, डिपॉजिट तो नहीं बढ़ रहे बैंकों के, लेकिन क्या बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहे हैं, यानी कि पैसों की दरकार करने वाले लोग ज़्यादा है। तो ये इकोनॉमी में एक चीज़ बताता है कि अगर ये सिनेरियो रहा, डिपॉजिट नहीं बढ़े और आपके एडवांस बढ़ते रहेंगे, तो बैंक एडवांसेस में भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको अपनी कैपिटल एडुकेसी मेंटेन करनी है या उसके लिए और फर्दर कैपिटल रेज करनी है। तो देखने में प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि बैंकों के रिजल्ट अच्छे हैं,
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो हमारे को दिखा रही है, अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी के फ्रंट पे देखेंगे तो एक चिंता की बात भी है कि उधारी तो बहुत लोगों को चाहिए, लेकिन जो उधारी की क्वालिटी है, यानी कि जो मैं ये कहूँ कि जो क्रेडिट प्रोफाइल है क्लाइंट्स का, उसके साथ कहीं नज़रअंदाज जो है बैंक्स ना कर रहे हैं। मैं खाली आरबीएल की बात नहीं कर रहा, बट मैं सारे क्योंकि बैंकों की लगभग एनालिसिस कर चुका तो बता रहा हूँ। बट यहाँ पर सभी बैंकों में लोन बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट उस रेट से नहीं बढ़ रहे। मैंने कल जो है बैंक का एनालिसिस किया था कोटक महिंद्रा बैंक में, वहाँ पे भी हमने देखा था सेविंग बैंक में ग्रोथ ही नहीं थी। जो भी थी ग्रोथ वो एफडी में थी, डिपॉजिट्स में भी जो ग्रोथ थी वो एफडी में थी, और लोन लेने वाले बहुत लोग आ रहे हैं। तो लोन बढ़ना और डिपॉजिट नहीं बढ़ना, ये जो है एक डिस्पैरिटी हो रही है, और जो असेट्स लायबिलिटी मिसमैच की जो संभावना है वो आगे चल के थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है। तो जो लोग बैलेंस शीट के अंदर असेट्स लायबिलिटी मिसमैच को समझते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि भाई लोन ग्रोथ आप ज़्यादा कर दो और डिपॉजिट ग्रोथ ना हो, तो वो अगर लंबे समय तक रहेगी तो वो बैंकों के लिए फिर दोबारा से डी रेटिंग का जो है कारण बन जाती है। और इस बैंक ने सबसे अच्छा जो सेगमेंट दिखाया है, मैंने कहा था ना शुरू में रिटेल में, तो इन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। रिटेल बैंकिंग में इनका प्रॉफिट बढ़ा है 165 से 188 करोड़, बिफोर टैक्स प्रॉफिट्स हैं ये। और कॉर्पोरेट ब्लेंडिंग के अंदर या कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग के अंदर इन्होंने तकरीबन 20% का डी ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर बेसिस पे। ट्रेजरी इन्होंने अच्छा किया, पिछली बार ट्रेजरी में लॉस थे 9 करोड़ का, यहाँ पे 50 करोड़ का ट्रेजरी में प्रॉफिट दिखाया। तो कुल मिलाकर एक मिला जुला रिजल्ट है। और रिजल्ट में आप ईपीएस को अगर खाली ही वैल्यूट करेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन ये केवल और केवल 25% की जो ग्रोथ है ईपीएस के अंदर, वो केवल जो प्रोविजंस घटने की वजह से है। अब वो प्रोविजंस किस तरीके से, वो बहुत सारा जो हिस्सा है उसका, हालांकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो बैंक के पास एक उनके पास हथियार है कि वो अपने क्लाइंट से जो है फाइनेंशियल क्लोजिंग के आसपास कुछ पेमेंट्स ले ले, और कुछ लोन्स की जो क्वालिटी है, जो डाउटफुल्स हैं, उनको सब स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करा दे क्योंकि उनसे पेमेंट ले सके, या सब स्टैंडर्ड से वो एक स्टैंडर्ड असेट्स में बना ले, जिसकी वजह से प्रोविजंस को थोड़े समय के लिए आर्टिफिशियली आप रिड्यूस कर सकते हैं। बट कुल मिला के मुझे ऐसा लगा कि बैंक थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहा है, ज़्यादा ग्रोथ के पीछे नहीं भग रहा। बैंक अपनी असेट्स क्वालिटी को कंट्रोल करने के चक्कर में ज़्यादा है, और शायद ये कंसोलिडेशन का दौर बैंक में भी चलेगा, और अभी 1 या 2 क्वार्टर में और हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये सब मुझे प्राइवेट बैंकों में भी नज़र आ रहा है, सरकारी बैंकों में भी नज़र आ रहा है। हालांकि ये जो दौर है, अब मेरे को ये लगता है कि जो बैंकों की जो वैल्यूएशंस हैं, छोटे बड़े सब बैंकों की, ये फेयरली वैल्यूड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही हैं। और कभी आप ये सोचे कि यार 30% की ईपीएस ग्रोथ होगी, आरबीएल बहुत कुछ अच्छा कर देगा, तो मुझे उसकी उम्मीद कम है अभी। हाँ 5-7% ऊपर चल सकता है, मैं उस बात की मना नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लोग ईपीएस को ही देखते हैं। तो इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।